हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब हम मूव कर चुके हैं इस टॉपिक के, इस चैप्टर के लास्ट हेडिंग पे, इस लास्ट टॉपिक पे, दैट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। आखिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अपने डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ है ना, क्या इम्पैक्ट करता है, क्या इफेक्ट करता है अपने लाइफ पे, इसको देखना है। तो सबसे पहले बात आप ये समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि O2 से रिएक्शन कराना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यानी कि आपको ऑक्सीडेशन बहुत तरीके से बताया हूँ, लेकिन एक डेफिनेशन उसमें से ये भी था कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देंगे, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो आपको डिफरेंट तरीके बताया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ आपको बताया गया है, बट ये एक था उसमें डेफिनेशन। तो ऑक्सीजन अपने लाइफ के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं, वेरी इसेंशियल, मोस्ट इसेंशियल फॉर द सस्टेनिंग लाइफ। अगर आप मान लीजिए कुछ देर के लिए बिना खाना पीना के रह सकते हैं, है ना, बिना खाए बिना पिए आप रह सकते हैं, बट क्या आप बिना सांस लिए रह सकते हैं? नहीं। तो ये जो सांस है, ऑक्सीजन जो है, वो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किस किस जगह पे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे होता है, आइए मैं समझाता हूं आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले बात बताएं तो इफेक्ट की बात करें तो आप कंबसन रिएक्शन जितने भी देखते हैं वो सब कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। कंबसन रिएक्शन कहने का मतलब है अपना कि मान लीजिए किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप जलाना चाहते हैं, मान लीजिए कि CH4 का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, तो ये क्या बनेगा, जितना कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है वो CO2 बनता है, और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से जलता है तो ये वाटर बना लेता है। बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ पे है, बैलेंसिंग आप सीख चुके हैं तो कर लेना। बट ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये कंबसन रिएक्शन है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और ये कंबसन हो रहा है, कहने का मतलब है। तो ऑल कंबसन आर व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे और भी जितने भी हाइड्रोकार्बन आप लिख सकते हैं, C2H6 लिख सकते हैं, साथ में ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दीजिए तो 2 CO2 बनाएगा, और यहाँ पे जितना वाटर रहता है, जितना हाइड्रोजन रहता है, उसका हाफ वाटर बनाता है, यानी कि 3H2O बनाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 1 कार्बन था तो 1 CO2 बनाया, यहाँ 4 हाइड्रोजन था तो 2 वाटर बनाएगा, हाफ वाटर बनाता है जितना भी रहता है। तो इस तरीके से कंबसन रिएक्शन करा सकते हैं, यानी कि कोई भी रिएक्शन जो O2 से आप रिएक्शन करवाते हैं वो कंबसन रिएक्शन कहलाता है, और वो हर एक कंबसन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होता है। आपके डेली लाइफ में रेस्पायरेशन जो होता है बेटा, आपने अक्सर सुना होगा कि जब आप खाना खाते हैं, है ना, तो खाना खाने के बाद वो किस तरीके से आपके पेट में काम करता है, क्या आपने कभी सोचा? नहीं। तो रेस्पायरेशन का मतलब है कि एनर्जी रिलीज जो होता है, एनर्जी रिलीज इन द सेल। मान लीजिए कुछ खाए आप, वो अंदर गया, वो ब्रेक हुआ, वो ब्रेक होने के बाद वो आपको एक एनर्जी देता है, ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके वहाँ पे एक एनर्जी मिलता है। सो एनर्जी जो प्रोवाइड होता है वो आपके सेल्स में जाते हैं, और तब जाकर के आपको एनर्जी मिल पाता है ना, बॉडी में। और वो एनर्जी आप दिन भर के कुछ एक्टिविटीज़ में करते हैं, जैसे चलना, बोलना, ये सब जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो इसी के हेल्प से आप कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप डिटेल में रेस्पायरेशन को आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, है ना, वहाँ पे पूरा मैकेनिज्म आपको बताया जाता है। बट यहाँ पे आप ये समझना है कि रेस्पायरेशन भी एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। होता क्या है कि फूड आइटम्स का, जो भी फूड आइटम्स आपके पेट में जाता है वो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के साथ में आपको एनर्जी मिलती है, जो कि आपको आपके सेल को ये प्रोवाइड कराता है। क्या, जितने भी सेल्स होते हैं उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और उसी एनर्जी के मदद से आप सारे एक्टिविटी दिन भर के कर पाते हैं। इसी तरीके से आप देखें तो ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने लाइफ में, कि फिश भी, जो मछलियां, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो एक्वेटिक एनिमल्स ऑक्सीजन से, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व है, उस ऑक्सीजन को इनहेल करके अपना गिल्स के थ्रू इनहेल करके इस ऑक्सीजन को अपना जीवन यापन करता है, यानी कि अपने जीवन को बढ़ाता है, डेली लाइफ को जीता है वो। उसी तरीके से अगर हम बात करें जो प्लांट्स की, छोटे छोटे प्लांट्स की, तो अपने स्मॉल पोर्स, जो स्टोमाटा जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, है ना, उससे वो क्या करता है, अपना ऑक्सीजन को इनहेल करता है, और इस तरीके से वो जीवित रहता है। तो ऑक्सीजन हर किसी के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, बिना उसके आप जी नहीं सकते। तो इसलिए
आपको ये चीज़ अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मैं कुछ इसका हार्मफुल इफेक्ट भी बताऊं। ये तो सारे मेरिट वाले चीज़ थे कि इसके बिना आप नहीं जी सकते, बट हार्मफुल इफेक्ट भी होता होगा, बिल्कुल होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपको हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। तो क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि जब ऑक्सीडेशन करते हैं, किसी चीज़ को आप जलाते हैं तो बहुत सारे गैसेस, पॉल्यूटेड गैसेस है ना, पॉल्यूटेंट आप जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पॉल्यूशन आप फैलाते हैं जब भी आप किसी चीज़ को जलाते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आप पॉल्यूशन फैलाते हैं। जैसे मान लीजिए आप एनवायरनमेंट को गंदा कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को आपने जलाया तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हुआ, ये अपने एनवायरनमेंट को बैड इम्पैक्ट देता है ना। पॉइजनस गैसेस भी हैं, SO2 गैस भी यहाँ पे अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन कराने में मदद करता है। SO3 गैसेस यहाँ पे एसिड रेन कराने में आपको मदद कराता है। तो ये सब चीज़ क्या है, अपने नेचर के लिए हार्मफुल है ना। लाइक नाइट्रोजन का बहुत सारे गैस, जैसे NXOY फॉर्म के टाइप में बहुत सारे गैसेस होते हैं। इस टाइप के गैसेस जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से N2O5, NO2, NO ये सब जो बनता है, ये सब गैसेस, वो सारे गैसेस अपने सराउंडिंग के लिए हार्मफुल है। तो ये सब कुछ पॉल्यूशन फैलाता है अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में। तो ये एक बैड इम्पैक्ट आप कह सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन आप कह सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कोरोजन की। तो कोरोजन की अगर हम बात करें तो ये सिंपली क्या करता है कि कितनी बार आप हर क्लास में कोरोजन पढ़ते हैं भैया, ऐसा कोई क्लास ही नहीं होता होगा जहाँ पे आप कोरोजन नहीं पढ़ते हैं। तो आप क्या कीजिए कि आपने आयरन को ले लिया सॉलिड फॉर्म में, उसको क्या कीजिए एयर के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए। तो एयर के साथ में आपने रिएक्शन करवा दिया, O2 गैस के साथ में रिएक्शन करवा दिया, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। और X टाइम्स ऑफ H2O आपने ले लिया, कुछ वाटर मॉलिक्यूल ले लोगे तब ना, यानी कि सराउंडिंग में मॉइस्ट एयर, इसको हम ये XH2O जो लिए इसको आप सिंपली कह सकते हैं मॉइस्ट एयर। यानी कि आपके पास जो एयर है उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर पार्टिकल जो मौजूद होते हैं उसका होना, इस अगर आयरन पार्टिकल है, कोई लोहे का पार्टिकल है और मॉइस्ट एयर आपके एरिया में ज़्यादा है तो वो उसको रस्टिंग कर देगा, एक ब्राउन कलर का पपड़ी वहाँ पे क्रिएट कर देता है जिसे आप कहते हैं Fe2O3, राइट। और उसी को X टाइम्स ऑफ H2O, ये डिपेंड करता है कि आपके लोकेलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना वो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करता है, जिसे आप एक रस्ट के नाम से जानते हैं। ये रस्टिंग ऑफ आयरन, जब हम आयरन के केस की बात करते हैं तो इसे हम रस्टिंग कहते हैं। हालांकि कोरोजन बहुत तरीके के होते हैं, कॉपर का भी कोरोजन हो सकता है। सो कॉपर का आप अगर देखें तो CO2 के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए, ऑक्सीजन के साथ में, और साथ में वाटर ले लीजिए, मॉइस्ट एयर ले लीजिए। सो आपने क्या किया, मॉइस्ट एयर लिया और CO2 के प्रेजेंस में, यानी कि अपने एटमॉस्फेयर में कॉपर रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना लेता है जिसको बेसिक कॉपर कहते हैं आप, दैट इज CuCO3 और .CuOH होल ट्वाइस। तो ये जो प्रोडक्ट बनाता है जो कि एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट है जो कि ग्रीन कलर का हो जाता है। और ये ग्रीन कलर का धब्बा पड़ना मतलब यहाँ पे क्या होता है, कॉपर पे ग्रीन कलर का धब्बा पड़ने का सिंपल सा लॉजिक है कि वो कोरोड हो गया है, उसमें कोरोजन हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से आप सिल्वर की बात कर सकते हैं कि सिल्वर यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में लिया और उसके H2S जो सराउंडिंग में मौजूद है गैसियस फॉर्म में, वो आपके सिल्वर को क्या करता है कि Ag2S एक कंपाउंड बना लेता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। आपका सिल्वर धीरे धीरे ब्लैक होने लगता है, अगर आपको पता हो तो, साथ में H2 गैस रिलीज करता रहता है टाइम टू टाइम। तो ये देखते हैं कि ब्लैक कलर का कर दिया, फिर जाते हो आप सुनार के पास और जाके इसको फिर से क्लीन करवाते हो, है ना। वो एक्वारेजिया से सोना चांदी को साफ करता है और साफ करके फिर से आपको सिल्वरी कलर का, आपको व्हाइट कलर का वो आपको दे देता है। तो ये सब कुछ बैड इम्पैक्ट है जो कि पड़ता है उस पर जब ऑक्सीडेशन होता है तब। लेकिन इसको सुधारा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सुधारा नहीं जा सकता, आप इसको सुधार भी सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं मेथड ऑफ प्रिवेंशन। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मेथड्स कैसे कैसे आप रस्टिंग को बचा सकते हैं। तो मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग को बचाने के लिए
आप कुछ मेथड अप्लाई कर सकते हैं जिससे आप बच सकते हैं कुछ समय के लिए, है ना। परमानेंट तो नहीं कहा जा सकता, बट कुछ समय के लिए। जैसे मान लीजिए आपने पेंट कर दिया मेटल पे, ठीक है, तो बाय पेंटिंग पेंट कर दिया तो वो कुछ दिन के लिए आपका टिकाऊ हो जाता है, ज़्यादा टिकाऊ हो जाता है। वो मॉइस्ट एटमॉस्फेयर डायरेक्टली आपके मेटल से रिएक्ट कर नहीं पाता, तो बाय पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी जो भी ग्रिल है या फिर आयरन का कोई गेट है, यानी स्टील फर्नीचर है, रेलवे कोचेज हैं, बॉडीज ऑफ कार्स हैं, बसेस हैं, ये सब कुछ आप यहाँ पे उनको पेंट करते हैं, इसीलिए क्योंकि आप बचना चाहते हैं किससे, मॉइस्ट एयर से, रस्टिंग से बचना चाहते हैं, ताकि वो मटेरियल आपका खराब नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चल सके। दूसरा जो ये होता है, सॉरी ये वाला मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन हो गया ना, तो चलो यहाँ पे और भी कर सकते हो। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है, ग्रीसिंग होता है, ऑयलिंग होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ग्रीसिंग कर दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं आप। थर्ड नंबर पे आप इसी तरीके से आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ भी लिया जाता है कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो क्या करते हैं कि एक थिन लेयर ऑफ जिंक को किसी मेटल के ऊपर में चढ़ा दिया जाता है। जनरली हम आयरन के ऊपर में क्या करते हैं, जैसे ये आयरन का रॉड है, ठीक है, आयरन का कुछ मटेरियल है, उसमें आप जिंक का लेयरिंग कर देते हैं। इस तरीके से जिंक को पिघला करके चारों तरफ से इसको ऊपर से एक लेयरिंग कर देते हैं, सो दैट एटमॉस्फेयर इसको जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू आयरन। तो ऊपर में आप इसकी लेयरिंग कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, उसको बहुत हद तक, बहुत दिनों तक इसको बचाए रखता है। तो ये था मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, जिससे आप बचा सकते हैं किसी को भी रस्ट होने से। चलिए एक और टर्मिनोलॉजी आता है ना। तो एक नया टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता दूं कि रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी, इसको रेंसिड भी कहते हैं, तो आपको बताना है कि रेंसिडिटी क्या है। सो रेंसिडिटी जनरली होता क्या है कि ऑक्सीडेशन ऑल्सो हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड्स कंटेनिंग फैट्स, ऑयल्स, है ना, जिसमें भी तेल यूज करते हैं, जो खाना बनाते हैं, वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑक्सीडेशन अगर करता है तो फूड आइटम्स को वो खराब कर देता है। जब फूड आइटम्स को वो खराब कर देता है तो इसी फूड आइटम्स के खराब होने को ही हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो ये स्लोली काम होता है। जैसे गर्मी के दिनों में अक्सर देखा जाता है कि बहुत समय तक अगर 5-6 घंटे आप धूप में रख दो या फिर बाहर रख दो, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि उसमें गर्मी लगने के कारण वहाँ पे आप देखते हैं कि मतलब गंदा सा स्मेल करने लगता है, अनप्लीजेंट स्मेल करने लगता है, और टेस्ट भी आप उसको खा के देखेंगे तो टेस्ट भी बहुत बेकार सा टेस्ट लगता है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि रेंसिड हो गया, खराब हो गया वो मटेरियल। तो फूड आइटम्स का खराब होना ही हाँ ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस, है ना। हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण किसी फूड का खराब होना ही रेंसिडिटी कहलाती है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो आप डेफिनेशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस मतलब डैमेजिंग ऑफ फूड आइटम्स इज कॉल्ड एज व्हाट, रेंसिडिटी, सिंपल लैंग्वेज में, है ना। और दे स्टार्ट्स गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट, तो उसे रेंसिडिटी कहते हैं। बट यहाँ पे इसको बचाया जा सकता है। कैसे बचा सकते हैं, चलिए इसी के बारे में समझते हैं। सो अगर आप ऐसा करें कि आप एंटीऑक्सीडेंट उसमें ऐड कर दें, बाय एडिंग, मैं यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे कि बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, सो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं फूड आइटम्स में तो आप उसे बचा सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है सर, जैसे मान लीजिए BHA की बात करें, जिसे आप ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल कहते हैं। मैं लिख भी देता हूं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल।
तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तरह वर्क करता है, यानी कि ऑक्सीडेशन को रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट है मतलब ऑक्सीडेशन को रोकता है, तो बहुत समय तक आपको प्रिवेंट करके ये रख सकता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, और भी यहाँ पे BHA और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे BHT भी है। तो BHT को हम कहते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, T4 टोल्यून, यहाँ पे बस चेंज जो आया है वो आप लिख लीजिए टोल्यून, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप इसको कर सकते हैं पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख दीजिए पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, N2 गैस। तो बाय एडिंग N2 गैस आप सिंपली लिख सकते थे। तो यहाँ N2 गैस को ऐड करेंगे तब भी आप बहुत दिनों तक उसे प्रिवेंट करके रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है उसका। और क्या कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। आप घर में आप देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर इसीलिए आप रखते हैं किचन में, क्योंकि किचन का सामान बहुत जल्दी से ऑक्सीडाइज कर जाता है, बाहर रखने से ख़राब हो जाता है। तो मैक्सिमम चीज़ें आप क्या करते हैं रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, ऑक्सीडेशन नहीं करे। तो आप प्रिवेंट करते हैं रेफ्रिजरेटर में उसको रख करके। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे रख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा समय देर के लिए चल जाता है, ठीक है। ख़राब जल्दी नहीं होता है टेम्परेचर मेंटेन करने से। तो रेफ्रिजरेटर में आप रख सकते हैं, तो रेंसिडिटी से बचा सकते हैं आप उसको। और किससे बचा सकते हैं, मतलब एयर से, लाइट से दूर रखिए, है ना। तो आप क्या करिए कि एयर, जैसे आप कह सकते हैं कि इट कैन बी स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर। बहुत सारे फूड आइटम्स को एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, मतलब ना ही उसमें हवा लगेगा और ना ही उससे ऑक्सीजन फिर इंटरेक्ट करेगा और उससे रिएक्शन भी नहीं करेगा। तो एयर टाइट कंटेनर अगर आप यूज़ करते हैं बहुत सारे मटेरियल के लिए, तो ऑक्सीडेशन आप बचा सकते हैं उसको ऑक्सीडेशन से। एंड लास्ट वे हम कहें कि लाइट से भी ऑक्सीडेशन होता है बेटा। हम यहाँ लाइट का कहने का मतलब है कि घर का लाइट आप समझ सकते हो, वो भी बहुत हद तक करता है, लेकिन हम मेनली लाइट जो बोल रहे हैं वो आप कह सकते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या करता है कि फैट एंड ऑयल को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है। तो आप रिटार्ड कर सकते हैं लाइट को हटा करके, तो ठीक है। तो फूड को लाइट से दूर रखिए, तो लाइट भी आपको ख़राब करता है, ऑक्सीडेशन में मदद करता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, तो लाइट से भी दूर रखा कीजिए। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ रेंसिडिटी जिससे आप बच सकते हैं। ये मेथड्स है ना, इसको अप्लाई करने के बाद। तो रेंसिडिटी का मतलब सिंपल सा मतलब है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस से खाने का खराब होना, जो खाना है आपके घर में उसका खराब होना, फूड आइटम्स का खराब होना ही रेंसिडिटी कहलाती है। तो आई थिंक होपफुली आपको पूरी अच्छे तरीके से ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। सो आपका फर्स्ट चैप्टर इस तरीके से क्लास 10th की ख़त्म हो जाती है, और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए चैप्टर के साथ में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।